हेलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो होली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिलेटेड शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी। सर, बाजार के मूड माहौल पर ही राय लेना चाहता हूँ। साल का अंत हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का, और इस महीने बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिखा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। लोग जानना समझना ये चाहते हैं कि क्या अब फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छे फंड्स में पैसा लगाने का वक्त आ गया है, या थोड़ा और इंतजार करना है इस करेक्शन के बावजूद? जी अनिल जी, पहले तो आपको, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। थोड़ी बिलेटेड है लेकिन जी सर। फिर भी अच्छी। हाँ जी। तो ये दूसरा जो आपने बोला अबाउट मिड कैप स्मॉल कैप का, तो उसमें हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली ये हमें पूरा बाजार ही ये अगले क्वार्टर तो पक्का है, गिवन है एक क्वार्टर, कि यहाँ पे काफी उथल पुथल होगा बाजार में। क्योंकि एक्चुअली जो मार्च के नंबर्स आपको दिखेंगे, तो वहां पे थोड़ा अ, आपको यही दिखेगा कि तनाव है प्रॉफिट ग्रोथ में। और प्रॉफिट ग्रोथ हमें भी ऐसे लग रहा है कि ये पहला क्वार्टर होगा 6 क्वार्टरों के बाद। जब पहले 6 क्वार्टर थे उसमें अर्निंग्स ग्रोथ सबके इंक्रीज किए थे सबने, पर ये पहली बारी होगा जब आपको एक कट दिखेगा अर्निंग्स में, एस्टिमेट्स में सबके। क्योंकि ये क्वार्टर काफी ही इतना बढ़िया नहीं पैन आउट हो रहा है। क्योंकि हम जितनी भी हमने काफी कंपनियों से बात करते हैं और काफी पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, तो हमें यही लग रहा है कि थोड़ा, जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट वगैरह हो गए, वो यही लग रहा है कि यहाँ पे डिमांड ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं आया था इस क्वार्टर में। इसलिए थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ भी आपको दिखेगी नहीं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि इस बार एंड ऑफ सीजन सेल्स जो नॉर्मली जनवरी में चालू होती है, वो इस बार दिसंबर में ही चालू हो गई थी। तो तभी हमें लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। और जब चेक किया तो यही था कि डिमांड ऑफ टेक नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट्स इतने बढ़िया नहीं होंगे। और लेकिन अगर जो रूरल मार्केट पार्टिसिपेट नहीं करता आने आने चंद महीनों में, तो जून क्वार्टर भी आपको खराब ही देख सकता है। और दूसरा आप ये देख लीजिए कि जो स्मॉल कैप प्लेस होते हैं, जब आप एवरेज देखते हैं सबका अर्निंग्स का, जैसे कैलकुलेट किया था हमने, तो स्मॉल कैप का जो मार्जिन है वो 5 से 6% रहता है इंडेक्स का। जबकि मिड कैप का 13% रहता है, लार्ज कैप का 18% रहता है। तो इट्स ऑब्वियस कि जब ऐसा तनाव आएगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा आ सकता है, क्योंकि थोड़ा भी कट मार्जिन में इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। तो हमें लग रहा है कि आज की तारीख में थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा ये दो सेगमेंट्स में, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि जो डाउनटर्न आपने देखा है वो ओवर है। और इनफैक्ट आपने थोड़ा फ्लेवर इसका जनवरी में भी देखा था, मार्च में भी देख रहे हैं, फेब थोड़ा अच्छा था महीना। पर फिर भी थोड़ा संभल जाए तो ठीक। थोड़ा सावधानी रखें, ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी वैल्यूएशंस को लिहाज से थोड़े से महंगे कहीं कहीं तो है ही। अब आइए ओवरऑल मार्केट पर भी एक राय ली जाए। कई लोग बात कर रहे हैं कि भाई प्री इलेक्शन एक रैली बनने की संभावना है। क्या इस लिहाज से निवेश करना ठीक है? ओवरऑल बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्या आप सोच रहे हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, दोनों? जी, आई थिंक बाजार ने जो प्री इलेक्शन रैली दी थी वो तो स्टेट इलेक्शन के बाद ही दी थी आपको। क्योंकि उसमें ही तय हो गया था कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो ऑब्वियस है कि आप ऑलवेज आर्ग्यू कर सकते हैं कि कितना कोएलिशन को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या मिलेंगी। लेकिन यही है कि जो अपना जो एग्जिस्टिंग कोएलिशन, जो इन पावर कोएलिशन है, वो तो पक्का आने वाला है, एनडीए पक्का आने वाला है यहाँ पे। और इट्स ऑब्वियस यही है कि उसके आसपास आपको काफी र्यूमर्स सुनाई देंगे, काफी बातें होंगी। तो उसके चलते थोड़ा उथल पुथल रहेगा बाजार में। लेकिन आई डोंट थिंक एक रैली बिल्ड इन बाकी है अभी यहाँ पे। हो गया जो जैसे हमने बोला, स्टेट इलेक्शन को लेके जो रैली थी वो हो गई। पर उसके बाद एक बड़ा इवेंट आने वाला है, और वो है बजट। जो हमारा सेंट्रल बजट होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट होगा वो। तो वहां पे काफी चल के, आई थिंक उसके आसपास शायद काफी वो होगा, कुछ खबरें होंगी या वटेवर। पर उसके चलते थोड़ा उथल पुथल हो सकता है बाजार में। एंड आर फीलिंग इज कि वही एक ट्रेंड सेट करेगा अगले चंद क्वार्टरों के लिए। चलिए, बजट, इलेक्शन का तो सबको पता ही है कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन बजट इंपॉर्टेंट होगा अगले बड़े ट्रिगर के तौर पर। जो संकेत अमेरिकी फेड से आए हैं इस मीटिंग के बाद कि ब्याज दरें वहाँ घटना शुरू होगी है, वो और हमारे अपने आरबीआई के संकेतों को कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है? तो और इस लिहाज से क्या कुछ असर अमेरिका के बाज़ारों पर पड़ेगा और हम पर पड़ेगा सर?
जी, अनिल जी, हमारा थोड़ा एक हटके व्यू है यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्चुअली स्पीच जो थी उनकी फेड चेयर की, वो नाइदर हियर नॉर देयर थी। हम तो सोच रहे थे शायद थोड़ा कड़क हो जाएंगे, पर वो डोविश ही रही। हुँ, उनका प्रॉब्लम आज की तारीख में है सर्विस इन्फ्लेशन। एक्चुअली आप देखिए, पिछले 25 महीनों से उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4% से नीचे ही रहा है काफी टाइम तक, और उसके चलते जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो काफी पिकअप हुआ है यूएस में। और वो एक्चुअली आपको अगर जो मैं हिस्ट्री में याद दिलाऊं, तो 60s में ऐसा हुआ था जब उनका काफी हद तक सर्विस इन्फ्लेशन, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो रहा था, और 70s में रनअवे इन्फ्लेशन था। तो वो आई थिंक मेमोरी में उनकी फ्रेश है। एक्चुअली अगर जो आप देखें, उनके हेडलाइन नंबर तो इतने खराब नहीं थे, वो आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑलवेज डेफर कर दिया है। उनको भी यही दिखता है कि अगर जो सर्विस इन्फ्लेशन में थोड़ा नमी नहीं आई, तो वो शायद आगे चल के नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें हमें यही लग रहा है कि जून जुलाई शायद आपको एक कट दिखे, पर ज्यादा नहीं हमें वहां दिखता है। हमें लग रहा है कि वो शायद पोस्टपोन कर दे उसके बाद, अगर जो कट लेते हैं तो। इसलिए आरबीआई हैज टू वेट। और आपने वो भी देख लिया कि आरबीआई ने ऑलरेडी काफी लिक्विडिटी सक आउट कर दी है सिस्टम में से, और उसके चलते जो इश्यूज आपको दिख रहे हैं, जैसे डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है बराबर से वगैरह, तो उसके चलते हो रहा है। लेकिन वो ऑब्वियसली आरबीआई भी वेट कर रहा है कि फेड कुछ एक्शन ले, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा गिव अवे कर दूं। ओके, तो ये आपके लिए बाज़ार को लेकर आगे का डायरेक्शन ब्याज दरों का। अब आइए सर, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। इस तिमाही का ये तो वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही है, और अब हम अगले साल की बातें भी करने लगेंगे कि इस तिमाही के दम पर अगले साल कंपनियों की कमाई कैसे होगी पूरे साल की। कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को सर आप? जी, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अनिल जी। हमें लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है ये रिजल्ट सीजन में, क्योंकि आपको दिखेगा कि कंजम्पशन स्पेस में काफी हद तक नमी है। इन डिमांड ग्रोथ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट एक टोटल गिव अवे जो था वो ये था कि जो सीमेंट कंपनी है, जो नॉर्मली जिनके लिए मार्च बहुत ही बढ़िया महीना रहता है, वो प्राइस कट्स लेना चालू कर दिए हैं मार्च में। नॉर्मली वो करते नहीं है ऐसा, तो ऑब्वियस है कि वहां पे भी थोड़ा उनको थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए ये प्राइस कट्स वगैरह चालू है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको आपने इशू देखे, आईटी में तो हमें वैसे ही कंफर्ट नहीं है। तो आप एक बड़ा सा जो सेगमेंट है मार्केट का, और एक्चुअली फाइनेंस में भी, बैंकिंग फाइनेंस में भी, मैंने जैसे बोला कि लिक्विडिटी इतनी टाइट है यहाँ पे कि डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह आपको दिखेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट्स वहां पे भी आपको कंप्रेस दिखेंगे। एक्चुअली दिसंबर में भी ज्यादा ग्रोथ नहीं आया था टॉप लाइन में। टॉप लाइन ग्रोथ कोई शायद 1 या 2% का ही था। मार्जिन एक्सपेंशन के चलते जो ग्रोथ आया वो आया अर्निंग्स में। लेकिन इस बार तो वो लीवे भी नहीं है, बिकॉज कमोडिटी भी फॉर्म अप होगी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये पहला ऐसा क्वार्टर होगा मार्च का, जब काफी हद के बाद जब आपको एक कट दिखेगा अर्निंग्स ग्रोथ में, सब एस्टिमेट्स में। और इसलिए थोड़ा बाजार में थोड़ा आपको अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, और कॉल वहां पे लेने पड़ेगा। ओके, तो ये आपके लिए नतीजों के सीजन से इस बार ज़्यादा उम्मीदें न रखें, ये साफ-साफ बता रहे हैं। ऐसे में अब जो कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन मिला है, अगर इसमें दिनशो सर कुछ निवेश करना है, कहाँ आपको मौके नज़र आते हैं? क्या खरीदना चाहिए? कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स बेहतर रह सकते हैं? जी अनिल जी, यहाँ पे भी हमने एक अलग ही व्यू लिया हुआ है, इन द सेंस कि हमने ये सोचा कि अगर जो बजट इतना ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है, मतलब आपके काफी केपेक्स से स्पेंड होंगे, इंफ्रा पे स्पेंड होंगे, फिर आप डिफेंस में स्पेंड होगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि आपको और ये स्पेंड जो होंगे, वो कहाँ से फंडिंग होगी, वो ऑब्वियस है कि एक इजी तरीका वही है कि आप पीएसयू डाइवेस्टमेंट कर दें, और वहां से आप ये स्पेंड ले आए। तो ये हमें लग रहा है कि एक इजी तरीका है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए हमें पीएसयू सेक्टर में स्पेसिफिकली, अगर जो आप बोले, तो ऑयल एंड गैस कंपनीज में हमें काफी हद तक कंफर्ट है। ये आफ्टर, इनफैक्ट जब ये करेक्शन आया था इन कंपनीज में, तो हमें ऐसे लगा था कि ये तो एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए कट हुआ है, नॉट पॉलिटिक्स के चलते नहीं हुआ था। तो इसलिए हमें लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है, और हमने टॉप अप किया है वहां पे हमारे इतना कंफर्ट है हमारे पास। तो वो एक सेगमेंट है जहाँ पे हमें काफी कंफर्ट है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खरीदारी करने के मूड में नहीं है,
जो समझ में आ रहा है, जो पसंद आ रहा है, हमेशा की तरह वहीं पर खरीदारी करनी है। ये एक अच्छी बात आपने कही है। दिनशो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर और सारे मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद मच। जी।